हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम दो तीन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल बाजवा के हवाले से। जनरल बाजवा के हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं मुजीबुर रहमान शामी ने आज शाहजेब खानजादा के साथ। उस हवाले से मज़ीद मालूमात हैं जो आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी सर्कुलेट कर रही है, और वो वीडियो क्या कह रही है। वीडियो में एक खातून बड़े गुस्से में है। उस वीडियो का पस मंज़र क्या है और क्या कहानी है, एक उसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान के लोग तो परेशान हैं ही हैं, हुकूमतें भी परेशान हैं, सियासी जमातें भी परेशान हैं, लेकिन हमारी जो फ़ौज है वो भी बड़ी कंसर्नड है और इस हवाले से फ़ौज ने अहम इकदाम भी उठाए हैं। तो इन तीनों मौज़ूआत पर बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ जी आप ठीक है? शुक्र है। कल बड़ा हमने मिस किया, मैंने और नौरीन ने, आप नहीं थे। फिर नौरीन थी मेरे साथ, वो कवर कर रही थी सदर को, जो सदर की अहलिया को, जो ईरान के सदर आए हुए उनकी अहलिया को, लेकिन हमने बड़ा मिस किया। आप सेहत ठीक है आपकी? मेरी सेहत भी ठीक है और आपने बड़ी अच्छी रिप्लेसमेंट भी लाई। मैं तो आपका शो देख के खुश हो रहा था कि यार एजाज का शो आसिफ वैसे मैं अब आपको बताऊं, कोई किसी की रिप्लेसमेंट नहीं होता। मेरी रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता, आपकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता किसी और की। लेकिन वो एक अच्छा इजाफा मुझे स्क्रीन पे देख के मुझे बड़ी उनकी बड़ा अच्छा बोल भी नहीं थी और बड़ा अच्छा शो किया उन्होंने आपके बड़ा अच्छा। और वो नौरीन को खुसूसी तौर पे इसलिए कि अक्सर लोग ना हमें शिकायत, मारवी सरमद साहब हैं हमारी बड़ी अच्छी कलीग हैं, अमेरिका में होती है, तो वो मुझे अक्सर कहती होती थी, मैं बल्कि अमेरिका गया हूँ उधर भी कहती है कि आपके प्रोग्राम में ना खातून नहीं होती। तो वो मुझे मारवी सरमद साहबा की बात जो है ना वो बार बार खटकती थी और लोग भी कहते थे मारवी जो है ना उनका तो बड़ा अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ कि नौरीन ने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मालूमात भी थी और उन्होंने बड़ा, क्योंकि वो हैं ही पैदाइशी एक डिजिटल मीडिया की एक जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, तो बड़ा उन्होंने अच्छा प्रोग्राम आपके साथ कंडक्ट किया और मैं बड़ा खुश हो रहा था वो देख। नहीं बड़ा अच्छा, वो बहुत अच्छा। तो आसिफ आपको पता है मुजीबुर रहमान शामी साहब ने आज शाहजेब खानजादा के शो में उन्होंने कहा कि जी एक शादी की तकरीब में जनरल बाजवा साहब से उनकी मुलाकात हुई, तो जनरल बाजवा साहब ने बातों में ये बातें हुई, तो उन्होंने एक तो कहा कि जी ना तो नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने में मेरा रोल था, ना इमरान खान को निकालने में मेरा रोल है। अच्छा, इस हवाले से मैं बहुत सारी मालूमात, कुछ चीज़ें हैं वो जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर डोर ओपन करें तो मैं वो सुना है, वो शाहजेब खानजादा साहब के शो का वो क्लिप बड़ा वो हाईलाइट हुआ है और वो बड़े, वो जहाँ तक इंकशाफात की बात है तो ये वाकई ये एक ऐसी बातें हैं जो पब्लिक का बिल्कुल इसके बरक्स परसेप्शन है, जो क्लेम है बाजवा साहब का कि मैं नहीं था इन लेकिन ना इससे पहले कि हम बात करें वो क्लिप देख लेते हैं कि जिसमें शामी साहब ने बात की। जी बेहतर दिखाएं जी। कुरान करीम जो था उनकी जेब में था और उन्होंने उसको निकाल के उस पर हाथ रखा और कुरान की कसम खाई और उसके बाद फिर ये भी कहा कि अपनी वालदा की कब्र की कसम खाई और फिर साथ ये कहा कि मुझे एक मौके पर तो उन्होंने ये कहा मुझे रसूलुल्लाह की शफात नसीब ना हो अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब थे जब वो लाहौर से लंदन गए तो उसमें उनका कोई किरदार नहीं था और उन्होंने उनको बजवाया नहीं वहाँ। बिल्कुल मैं उससे अपने आप को बरी ज़िम्मा रखता हूँ। फिर उन्होंने दूसरी बात यह कही कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका के साथ मिलकर हमने साजिश की है और उनकी हुकूमत को गिराया है, ऐसी इस बात की भी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। और तीसरी बात ये कही और आखिरी बात और बड़ी अहम बात है, उन्होंने कहा कि मैंने जो एक्सटेंशन की, जो आखिरी एक्सटेंशन कही जाती है ना, उसकी ख्वाहिश जाहिर नहीं की, ना किसी से तकाजा किया, ना उसके लिए कोशिश की। आपने क्लिप देखा है तो आसिफ अब बात का आगाज़ करें मेरा। जी एजाज़, ये इंकशाफात तो ऐसे हैं कि वाकई इसके अदरवाइज़ जो है ना लोगों की राय है कि बाजवा साहब इन कामों में इन्वॉल्व रहे हैं और अब उन्हें शायद कुरान वो साथ लेके आए थे और उन्हें उठाना इसलिए पड़ रहा है कि वो ना तो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ट्रस्टेड आदमी थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें, उनका नाम तो गया था लेकिन नीचे था नाम, तो उन्हें लगाया था, सीनियरिटी के असूल पे वो नहीं आ रहे थे लेकिन उन्हें लगाया था, नाम गया था।
बाद में उन्हीं के अहद में जिस तरीके से एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया, तो मुस्लिम लीग नून तो नाम लेके उन्हें एक्यूज़ कर चुकी है। इसी तरह इमरान खान साहब बरमला कहते हैं कि जनरल बाजवा उन्हें इक़्तिदार से निकालने में, और फिर जो आखिरी दिन की जो एक एपिसोड हुई थी जब पार्लियामेंट का एक तरफ इजलास था और दूसरी तरफ वो सारा कुछ चल रहा था, तो बाजवा साहब क्योंकि अब उनकी बात कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं की जाती ना मुस्लिम लीग नून के हलकों में, ना इमरान खान साहब यानी कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातों में, तो उन्हें शायद इसलिए कुरान पे हलफ देने की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन एजाज़ जो सीक्वेंस है ना, उनकी बातों के कई मफहूम निकाले जा सकते हैं। बाय एंड लार्ज सियासी हुकूमतें दोनों जिस तरीके से निकली हैं, वो सियासी अमल के अलावा दरे पर्दा कुव्वतों का उसमें हाथ था, और अगर उस इदारे का सरबराह कहता है कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो इस बात को अगर सच माना जाए तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि अगर ताकतवर हल्के भी नहीं थे तो फिर किसने उन्हें निकाला। क्योंकि जो भी इल्ज़ाम आते हैं ना, अगर ये भी कहा जाए कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट लोकल इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो कुछ नहीं कर सकती पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान में फ़ौज का सरबराह ये कहे कि मैं ये इन लोगों के निकालने में मेरा रोल नहीं था फ़लाँ चीज़ में, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है कि इसका मतलब है कि फिर तो कोई और कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपना एजेंडा चला रही हैं। तो ये 12 लेख इस पर डिबेट होगी। लेकिन पब्लिक में ना एक एजाज़ आखिरी वर्ड कि पब्लिक इस बात को अब नहीं मानती, पब्लिक एट लार्ज। अच्छा आसिफ, मैं अंग्रेज़ी में वो कहते हैं कि यू आर व्हाट योर परसेप्शन इज़, आप वो हैं जो आपका तासुर है। जो पब्लिक परसेप्शन बना है ना जनरल बाजवा के हवाले से, वो नवाज शरीफ साहब ने उसकी इब्तिदा की, उनका नाम लिया, फिर इमरान खान साहब ने पूरा नैरेटिव दिया। लेकिन मैं ना दो बातें कहूँगा, और ये वो बातें हैं जो अनपॉपुलर हैं, और आपको पता है कि मिलिट्री के ऊपर मैं ज़ाती तौर पे कितनी तनकीद करता रहा हूँ, और उसके ऊपर उसके जवाब में मेरे ऊपर अटैक भी हुए, 4 अटैक हुए हैं, यू नो दैट, आपके घर पे, और गाड़ी पे, और मेरी आज भी जी, और लास्ट टाइम आपको पता है मेरा फ़ोन भी किस तरह जी, और फिर आपने एक नॉमिनेटेड एक दरख्वास्त भी दी थी, मुझे सारी जो उस वक्त क्या ऐसा चीज़ के बारे में। अच्छा, और मैं अब जो बात कह रहा हूँ ये अनपॉपुलर बात है। अच्छा, हम ना अनपॉपुलर बात कहते हुए ना बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आपकी मलाइन आपको करता है। लेकिन मैं कहूँगा अनपॉपुलर बात, जनरल बाजवा के ऊपर जो परसेप्शन है वो नवाज शरीफ साहब का पहले लेते हैं। अगले दिन शायद खाकान अब्बासी साहब आए हुए थे, मेरी खाकान अब्बासी साहब से वैसे, शायद साहब से वैसे भी मुलाकात है। मैं ऑनेस्टली समझता हूँ, ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब के निकलने का प्रोसेस था, ये वो अमल है जो कि वो कहते हैं ना व्हील्स विद इन व्हील्स। इस प्रोसेस का आगाज़ किया था जनरल राहील शरीफ ने, और क्यों किया था? वो इसलिए किया था कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिली थी। और आपको पता है कि उस वक्त जो ISI थी, या उस वक्त बाकी जो फ़ौज के इदारे थे, या इवन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बाज़ जर्नैल थे जो बड़े पावरफुल थे, जनरल तारिक थे, ठीक है, बड़े, और इस तरह के 3-4 और नामों का नाम ले सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ, अगर आप मुझे कहें कि व्हील्स विद इन व्हील्स ने, इस्टेब्लिशमेंट ने या फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल प्ले किया था नवाज शरीफ साहब के जाने का, तो मैं कहूँगा यस, इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। ठीक है, अगर आप कहें कि जनरल बाजवा, तो मुझे जनरल बाजवा की बात में के ऊपर जो बात की जाती है कि उन्होंने निकाला, वो बात मुझे कोई इतनी उसके बारे में एविडेंस सामने नहीं आती, लोगों के बयानात आते हैं। अच्छा, अब ये बात तो यहाँ पर हो गई ख़त्म। ठीक है, जो अहम बात है ना, जो मैं जानता हूँ, जो आप जानते हैं, वो पता है क्या है आसिफ? वो ये है कि इमरान खान साहब को ये लाए, यानी कि मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसको सबरा जनरल बाजवा कर रहे थे, 2018 के में जो कुछ भी हुआ, तो उसमें जनरल बाजवा अगर ख़ुद नहीं इन्वॉल्व थे तो इनके नीचे कोई ना कोई इन्वॉल्व था। मैं इस बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एजाज़, इसमें तो बड़ी ऑब्वियस चीज़ें हैं ना। देखिए, ये तो फैसले शायद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कहीं हुए थे। 2011 के में आप देख लें कि फिर एक बयानिया बनाया गया था 5th जनरेशन वारफेयर के तहत। वो तो लंबी बात है, लेट मी कंप्लीट। जी हाँ, मैं लेट मी कंप्लीट। फिर जिस तरीके से खान साहब के पास रोज़ बंदे आते थे, तो बड़े वाज़ेह इशारे नहीं बल्कि खुली, फिर आप महकमा ज़राअत
जो नाम पड़ा था, ऐसे ही है। जो और फिर पंजाब की हुकूमत जिस तरह बनी, आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़। अच्छा आसिफ, तो ये खुली बातें हैं सारी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब का जाना हुआ ना, उसका आगाज़ कब हुआ? सबसे अहम बात तो ये ना, आगाज़ उसका उस वक्त हुआ कि आपको याद है कि मार्च में यहाँ पर हफीज़ शेख इलेक्शन हार गए थे और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए सेनेट का। वो क्या था कि फ़ौज ने साथ नहीं दिया था। पहले इमरान खान साहब किसके ऊपर खड़े थे? फ़ौज के ऊपर ही खड़े थे। फ़ौज पीछे से हट गई हुई थी मार्च में। ये मैं बाद में अक्टूबर में आता हूँ। फिर क्या हुआ? इमरान खान साहब ने कहा कि जी मेरी मदद करें, इन्हीं जनरल बाजवा को कहा, और फ़ौज ने इनकी मदद की। और उसकी एविडेंस क्या है? मैं पार्लियामेंट हाउस में खड़ा था, आप भी इसको जानते हैं और भी बहुत सारे लोग जानते हैं वाक़यात को। तो वो हमारे एंकर थे कराची वाले, आमिर साहब, ठीक है, MNA थे, आमिर लियाकत। आपने उनसे सवाल किया था? मैंने उनसे सवाल, उन्होंने कहा जी मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। और बाद में शाम को उनका इंटरव्यू दिलवाया गया कि वो लाए गए। और उस वक्त लिटरली ISI बंदों को भर के लेके आई थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाने के लिए इमरान खान का। और वो जो रिक्वेस्ट थी वो इमरान खान ने की थी जनरल बाजवा से, और इन्होंने मदद की। बाद में इमरान खान ने कहा भी है ना कि मैं पार्लियामेंट में जो कानून साजी कराता था उसके लिए मैं हेल्प लेता था, फौज लेता हूं। तो ऑन द रिकॉर्ड। अच्छा, अब जो मामला कब हुआ खराब कि जब 26 अक्टूबर को DGISI 26 अक्टूबर 2021 को जब DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर इमरान खान में और जनरल बाजवा में इख्तलाफ हो गया, प्रेस रिलीज आ जाता है, प्रेस रिलीज आ गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जो तैनाती होती है नए DGISI की वो होती है 20 सितंबर को। अब ना 20 सितंबर को ISI के नए DG नदीम अंजम आते हैं, और अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के पहले हफ्ते में या अक्टूबर के महीने में जो आसफ अली जरदारी हैं ये जाते हैं नदीम अंजम साहब से मिलने, और नदीम अंजम साहब से वो बातें करते हैं। तो नदीम अंजम उनको कहते हैं कि जी आप ना हमसे जो भी बातें कर रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, हम ना सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमें कह दिया गया है कि हम न्यूट्रल हैं, हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आसफ जरदारी ने इस मीटिंग में एक बात कही। उसने कहा कि आसफ जरदारी साहब ने कहा कि जी मुझे ये बताएं, अगर आप न्यूट्रल हैं, आसफ जरदारी बड़े शार्प आदमी है ना, जरदारी साहब कहते हैं कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो मुझे बताएं कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस फाइल करें तो आप न्यूट्रल ही रहेंगे। उन्होंने कहा जी ये आपका मामला है, हम न्यूट्रल ही हैं। ये वो मौका था जब ये जो नो कॉन्फिडेंस वाली मूव हुई ना, तो ये इधर से शुरू हुई। तो मेरी जो अगेन ये फर्स्ट हैंड अकाउंट्स है, तो फिर आपको पता है कि नो कॉन्फिडेंस जब मूव हुई तो इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी मदद नहीं की इमरान खान साहब की, और वो बाहर हो गए। एजाज, जो आप बड़ी इंफॉर्मेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन एक बुनियादी चीज़ ये है कि देखें, फ़ौज का जो बयान आया था वो आया था कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया है DGISI को हटाने का। उसके बाद फिर खान साहब का रिएक्शन ये था कि कैसे हटाया। फिर उन्होंने नए DG के लिए इंटरव्यूज़ बुला लिए, जो नाम आए उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू करूँगा, ठीक है, आपको याद होगा। तो इससे काफ़ी तनाव हो गया। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हालात और वाक़यात और सियासी उमूर पे नज़र रखते हैं, उन्हें ये साफ नज़र आ गया था कि अब अगले साल जब ड्यू टू रिटायर होंगे जनरल बाजवा, तो शायद सिंहासन पर इमरान खान साहब नहीं बैठे होंगे। ये बात उस वक्त सियासी पंडितों ने कर दी थी, ये ठीक बात कि क्योंकि पेज फट गया है। और वैसे एक रिकॉर्ड की बात ये मौजूद है कि जनरल बाजवा लाख उस पर दलीलें देते हैं, लेकिन बहुत सारी वाक़याती शहादतें हैं। उन्होंने कहा मैंने ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया, लेकिन इस चीज़ की बहुत सारी वाक़याती शहादतें हैं कि वो ये इंटरेस्टेड थे कि अगर उन्हें एक्सटेंशन दी जाए, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे हवे खड़े किए, बहुत सारे बुत बनाए, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं जिसमें, और वो इस हद तक कामयाब भी हुए कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि बाजवा जो हैं इनको एक्सटेंशन दी जाए, और नई आने वाली हुकूमत जो इंतखाबात के बाद है वो नया आर्मी चीफ अपॉइंट। अच्छा आसिफ, मैं वैसे अब आपको बताऊं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जनरल बाजवा को किताब लिखनी चाहिए। जनरल बाजवा ना उनके बारे में हम सुनते हैं कि वो बड़े खुले डुले आदमी हैं, यानी कि जब ये हमारे TV एंकर्स उनसे मिलने जाया करते थे तो बड़ी डिटेल में बात करते थे, घंटों बैठे रहते थे, बात करते थे। मेरे ख्याल में जनरल बाजवा को किताब लिखनी ज़रूर लिखनी चाहिए। और रिकॉर्ड मेरी ज़ाती ओपिनियन पता है क्या है
कि जनरल बाजवा के ऊपर ये पॉलिटिकल हॉब नॉबिंग के हवाले से लोग बड़े सवाल उठाते हैं, दुरुस्त भी हैं, गलत भी हैं, जो भी बातें, एक तो वो है, वो रिकॉर्ड पे लाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जनरल बाजवा ने जो काम किया है ना, पॉजिटिव, जो जिसने बड़ा इम्पैक्ट डाला है, वो दो काम है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर से ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो साफ़ हुई हैं जनरल बाजवा के दौर में। JUD, आपने सोचा था कभी कि आफत सईद साहब गिरफ्तार हो जाएंगे और सज़ा हो जाएगी? कभी सोचा, इमेजिन किया था? एजाज, इसमें मेरा एक छोटा सा इख्तलाफी नोट भी ले लीजिएगा। देखें, आपने शुरू में एक बात की कि रियलिटी जो है ना, उससे भी किलिंग होता है परसेप्शन। जी हाँ। सबसे पहले तो ये कि जब आपका परसेप्शन खराब हो जाता है ना, फिर आप जो भी क्योंकि आपने इतनी बदइतदालियां जनरल साहब ने की थी कि अब उनकी कोई सच्ची बातें भी है ना तो लोग डाउट करेंगे। एक तो मैं ये समझ, दूसरी जो बात है ना, देखें उनके दौर में कौन सी टेररिज्म, आप ये देखें, हम ग्रे लिस्ट में थे, तो ग्रे से आए ना, ग्रे से वापस आना एक मजबूरी थी और उसके लिए हम नेशनल एक स्ट्रगल कर रहे थे। उनके दौर में वापस तालिबान पाकिस्तान में आ गए, जिसके खिलाफ अभी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा ये डिसक्रेडिट है। उनकी कमांड थी, उन्हें जो बाद में वो फैज़ हमीद साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने अलाउ किया था, मैं समझता हूँ ये आर्मी चीफ का डिसीजन होना चाहिए था, और अगर उनके नील में नहीं था तब भी तो ये उनका डिसक्रेडिट यहाँ ये हो जाते हैं। वहाँ पे एक तरफ वो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जोर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान से शरपसंद नासिर को पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया गया, तो ये डिबेटेबल बात है। डिबेटेबल बात है, लेकिन मैंने आसिफ बात जो की ना, मैंने बात की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। उनके दौर में आप देख लें, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बंद हुई, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर बात है। अच्छा, फिर उनके दौर में इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो बहाली की तरफ जा रहे थे, करतारपुर खुला उनके दौर में, ये हुआ ना। तो ये दो चीज़ें, मैं फॉर दैट मैं समझता हूँ ये दो उनके बड़े क्रेडिट हैं, जो कि मेन मीडिया पे इसलिए डिस्कस नहीं होते कि लोग जी उसमें एजाज ये था ना, देखें, क्योंकि सिविल लीडरशिप को उस तरह लूप में नहीं लिया गया था। करतारपुरा का भी मीटिंग में बताया गया जी अगले माह इफ्तिताह है, तो मैं वो यहाँ वीर जी से मिला, जो सिद्धू नहीं, वीर जी से। अच्छा। वीर जी यहाँ पे पाकिस्तान में उसके ये जो है ना गुरुद्वारा, इसके अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और यहाँ इधर इस्लामाबाद में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं शादी पे मिला, जनरल साहब के बच्चे की शादी थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि अगले माह इफ्तिताह, तो मैं हैरान, मैंने कहा कैसे होगा ये। और मैं अगले दिन जब गया तो वहाँ खेत थे, और फिर मेरे उधर होते ही जब वो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई तो पता नहीं कहाँ से पूरे पाकिस्तान की मशीनरी आ गई, लेकिन वो ये इंडिया के साथ वो सम्राट एंड पे नहीं निकल सके कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप और काबीना से जिस तरह वो डिसीजन एंड पे वापस दिया गया तजारत वाला आखिरी दिन एजेंडे से, वो शायद अगर हम सिविल लीडरशिप को वो साथ रखते शुरू से इन फैसलों में, तो खैर इस पे बड़ी बात होती रहेगी। खैर आसिफ, क्विकली टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। एक खातून वीडियो है, वो पहले देख लेते हैं। पहले जी वीडियो दिखाएं। नहीं तो आप वो स्पीडिंग भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर गाड़ी भी आप चढ़ा रही हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे आप देखना भी नहीं चाहते। आप कहते हैं मेरा कंसर्न ही नहीं है, आप कहते हैं मेरा कंसर्न ही नहीं है, इसके साथ आगे से हटे आप रोका है, और आप उधर आके मेरे सबको आते लड़ना नहीं, लड़ते नहीं हम लड़ते नहीं, हम मर्दों के साथ भी नहीं लड़ते, कोई बदतमीजी नहीं करते, हमने कोई बदतमीजी नहीं की। आप गाड़ी ऊपर चढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं, क्या बदतमीजी की आपके साथ? बदमाश नहीं है, बदमाश से ज्यादा बदतर है, बदमाशों की भी डिसेंसी होती है, फीमेल होने का फीमेल का आप मर्द होने का ये फायदा उठाते हैं, बदमाशी करते हैं आप के साथ। मेरा ऑफिसर चढ़ा दिया आपने, बकवास न करें, अपने ऑफिसर के में आ रही है, बदमाश है कोई, पुलिस अपने वर्दी में रहा करे, अपने यूनिफॉर्म में रहा करे, अपने यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करे, खबरदार जो बकवास की। आप तो बता रहे थे कि आप शराब, आपने मुझे तू कैसे कहा है? मैंने तू नहीं कहा, आपने बहुत ज्यादा कुछ कहा है, कुछ भी नहीं कहा। अपने यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करे, नहीं कहते तो चाहे अपने अकेडमी में जाकर सीखिए, जाहिर कहीं का बकवास न करो, इतनी सारी दुनिया सामने से हटो। आपने वीडियो देखी आसिफ, ये देखिए वीडियो, आप पहले मुझे बताएं ना आपकी क्या है इसके ऊपर। देखें, मेरे तो सर इस पे वही राय जो एक आम पाकिस्तानी की है कि सिक्योरिटी इदारों के साथ बदतमीज़ी करना, फिर उनसे फ़िज़िकल मतलब गाड़ी चढ़ा देना, फ़िज़िकल लेडी तो इसी तरह हो सकती हैं, तो ये तो इसकी तो कोई, इस पे तो कोई आप बता रहे थे कि वाकया कब का है, जरा मैं ये वाकया जो है ना, ये कम
जनवरी का है, बाज़ लोग कह रहे थे 2 जनवरी का, 1 जनवरी का वाक़या है और गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाइड है। और एजाज किस जगह का है? ये है इस्लामाबाद इंटरचेंज का है। बाज़ लोग कह रहे थे लाहौर का, ऐसा नहीं है, इस्लामाबाद का। और इसकी FIR ज़िला रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में हुई है, जो कि पिंडी का, हमारे इस्लामाबाद मोटरवे को ना 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज लगती हैं। थोड़ा आगे जाएं तो तरनोल भी लगता है, उससे आगे फतेह जंग भी, इंटरचेंज के एरिया के इर्द गिर्द की बात कर रहा हूँ। ये इस्लामाबाद के थाने भी लगते हैं, पिंडी के भी। तो ये पिंडी के थाने में है हमारा जो इंटरचेंज है, तो वहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ है। वाक़या सब ने देखा हुआ है। इसमें तो फिर ये गिरफ्तार हुई है खातून? नहीं, इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि अब चौथा माह, वीडियो पहले रिलीज़ भी इसलिए नहीं हुई कि गिरफ्तारी भी इसलिए नहीं हुई कि जब बैंक से रिकॉर्ड, बैंक में के नाम थी गाड़ी, वो लीज़ की, सारा पता चल गया ये गाड़ी किसकी है, तो उसमें फिर जो है उसके बाद कार्रवाई रुक गई। और ये वीडियो भी शायद उन्हीं लोगों ने, मेरी राय है, मैं मालूमात नहीं बता रहा, मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि उन्होंने रिलीज़ किया जो समझ रहे थे कार्रवाई नहीं हो रही। तो एजाज़ आप बताएं कि ये क्यों नहीं हुई कार्रवाई और क्या इसमें? आसिफ, मुझे नहीं पता कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुझे ये पता है कि वो जो खातून है बड़ी बासर है, लेकिन एक बात जो है, यानी कि उनकी जो ताल्लुक़ है, वास्ते हैं, हमारी मीडिया की जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ बड़े हैं, आई नो दैट, ठीक है। लेकिन इसमें ना आमिर मतीन है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, और कोई उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, बड़े और बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करने वाले बंदे। काफ़ी हद तक मैं उन्हें समझता हूँ। आइडियल तो 100% कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है, उनके व्यूज से तो इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो बहुत, लेकिन अच्छे, बड़े प्यारे आदमी हैं और बड़े डिसेंट आदमी हैं। जी जी जी। अच्छा, अब ना बहुत सारे लोग चला रहे थे कि जी ये उनकी एहलिया रही हैं। अब यार देखो, किसी का कोई पुराना रिश्ता हो, उसने कोई काम कर दिया, उसमें उस बंदे का क्या कसूर है? अगर अभी बीवी होती तब भी उसमें उनका तो कोई कसूर, हाँ, उनका कसूर तब आता अगर वो कानून के रास्ते में आके खड़े हों या अपना कोई इन्फ्लुएंस गलत साइड पे इस्तेमाल करें, तो वहाँ वो एक्यूज होते हैं। लेकिन अब इस मामले में आई डोंट नो कि उन्होंने, ज़ाहिर है अगर डाइवोर्स हुई है, अदालतों में मामला गए थे, तो आई सीरियसली डाउट कि उन्होंने किसी को नहीं कहा, ऐसे ही है। तो उनका नाम तो पुरानी निस्बत एक आई है, लेकिन वो सारा मलबा आपको पता है ना, जिस तरफ हवा चल पड़ती है। नहीं, ये तो बड़ी अफसोस है, ये सोशल मीडिया के प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स। लेकिन वो प्रॉब्लम्स में आपको पता है हमारी फौज भी बड़ी कंसर्न्ड है आजकल, और फौज ने पिछले दिनों कोर कमांडर, बल्कि एक से ज़ायद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आपको पता है फौज ने कहा है कि जी ये जो सोशल मीडिया है ये तो बिल्कुल मसला है। तो फौज ने कोई हिदायत दी है अपने अफसर्स को और जवानों को, वो क्या हिदायत दी यहाँ से? जी एजाज़, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, एक तमाम आर्मी के हाजिर सर्विस, रिटायर्ड ऑफिसर्स और जितने भी नॉन कमीशनड ऑफिसर्स हैं, उनको भी जो हैं NCOs, JCOs, सबको एक कॉन्फिडेंशियल एक बुकलेट भेजा गया है, एक कवरिंग लेटर के साथ, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें उन सब लोगों को जो है ना, उसमें हर पेज के ऊपर उनके नंबर्स जो है ना, आर्मी का नंबर 3-3 बार आए ताकि ये लीक ना हो। और मुझे वो किसी तवसत से वो पढ़ने को मिला, तो मुझे एक तो इस पर वो हिदायत थी ऑफिसर्स के लिए, रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए और उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, और इवन ये भी लिखा हुआ था कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप का अगर एडमिन बनना है तो उसमें हमारे पास रजिस्टर्ड कराएंगे उस ग्रुप को, और एक परफार्मा दिया हुआ था कि वो पहले वजह बताएंगे कि आप क्यों बना रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप। और बड़ा ही उसमें लिखा हुआ था कि आप आर्मी के हवाले से कोई बात होती है तो उसमें मोहतात रहें, और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो एक आर्मी की एक साख है और उसके आप मुहाफ़िज़ होंगे और अपनी फैमिलीज़ को भी ये कहेंगे, और इस तरह की बात थी। तो एजाज़, इस पे हमारा एक बड़ी वाज़ेह एक टेक है सोशल मीडिया में। आपको पता है ना, हम और आप लोग तो विक्टिम है ना, हम कोई बात लिखते हैं तो हमारी ट्रॉलिंग होती है जस्ट टू निगेट और हमें प्रेशर में लेने के लिए कि ये किसी राय का इजहार ही ना करें। आसिफ, ये मेरा और आपका ही नहीं है, अमेरिका में अमेरिकी गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन करने के लिए, आपको पता है अदालत में वहाँ पे मामला चल रहा है, वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। एजाज़, वो टिकटॉक का इशू ये है कि वो क्योंकि चाइनीज़ ऐप है और इसमें इस तरह की चीज़ें हैं, और चाइना ने अमेरिकन ऐप नहीं, लेकिन देखें वहाँ पे बाकी सोशल मीडिया तो है ना, कितने दर्जनों प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी का और का इशू नहीं है। इसलिए हम इसको ना थोड़ा सा आप ये देखें, नहीं उसमें इसलिए दुनिया में ना आसिफ, उसमें मैं एक मिनट, उसमें इशू पता है क्यों नहीं है कि वहाँ पर गैर रजिस्टर से में नहीं है,
आपके मुल्क में गैर रजिस्टर्ड सिम है, आपके मुल्क में बाहर से लोग बैठ के आपके मुल्क के बारे में बात करते हैं ना, वहाँ पर अमेरिका के बारे में बाहर से बैठ के उनके अपने लोग, तो उस तरह के चैलेंजेस नहीं, हमारे डिफरेंट चैलेंजेस हैं। लेकिन एजाज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया को डील किया जा रहा है ना, जी किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है को सोशल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में ही चल रहा है, या यहाँ पे हमारे ही मुखालिफ हैं, अमेरिका के भी मुखालिफ हैं, बड़ी दुश्मनी है उसकी दुनिया में, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में। सिर्फ आपको हैरत हो कि हम सिर्फ 3 मुल्क हैं, 2 अफ्रीका के और 1 पाकिस्तान है, जहाँ पे आप कोई राय देने पे ना, सोशल मीडिया पे आपने राय लिखी है ना, जो भी किया, आप ये इसको काबिले दस्तअंदाजी पुलिस क्राइम भाई दहशतगर्दी के मुकदमे बन जाते हैं, इस पे पीका का एक लग जाता है। अच्छा, क्या ये अच्छा हो कि हम अपने लिखे के लिए, बोले के लिए जवाबदेह हमें किया जाए, लेकिन हद तक के और डेफेमेशन लॉज ठीक है, जिस तरह पूरी दुनिया में किया जी हाँ, बिल्कुल ठीक। तो अब पहले ही काबिले दस्तअंदाजी पुलिस है, उसमें आप क्या मजीद सख्ती लाएंगे और करेंगे? इसको सोशल मीडिया को डील करने का जो डिसीजन है ना, वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नहीं होना चाहिए, वो सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के, ऐसे ही कानूनदानों को साथ बिठा के, इसके ऊपर एक नेशनल एक हमारी पॉलिसी आनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेके, जिसके, और मैं कहता हूं कि सिर्फ उसी सूरत में आप उन लोगों को फिक्स करेंगे जो सोशल मीडिया को मिसयूज कर रहे हैं। इस पे पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट की एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई थी, याद है आपको? मेरे ख्याल में उस फोरम को इन्वोक करना चाहिए और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए। उसमें मिलिट्री भी आए, इंटेलिजेंस भी आए, मीडिया भी आए, सिविल सोसाइटी भी आए, तमाम की राय लेके पार्लियामेंट के फोरम से ये करें और आगे बढ़ाएं। एजाज, कोई बंदा ये पाकिस्तानी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ सोशल मीडिया पे काम हो, पाकिस्तान के इदारों के, लेकिन इसमें फिर एक फ़र्क करना पड़ेगा। इदारों को मसले वहाँ आते हैं जब वो सियासत में मुदाखलत करते हैं, ऐसे ही बात, जब उनके सियासी किरदार पे तनकीद होती है तो वो आड़ लेते हैं अपने उस रोल की जो कि कौमी सलामती का है। उन्हें भी एक डिफरेंस रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इदारों की सबसे, अदलिया को, अदलिया जब सियासी मामलात में इंटरवेंशन करती है और सियासी तरीके से चीज़ों को लेकर चलती है, उस पर तनकीद होती है। अगर हमारे क्लीन हैंडेड जो लोग हैं उन्हें कोई इशू नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया से, और इस पर बिल्कुल लाज आने चाहिए, वो लाज आने चाहिए जो पूरी दुनिया में मुरव्वज हैं, बिल्कुल वो पाकिस्तान में भी होने चाहिए। आसिफ जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने कोई मालूमात देनी है तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए।